जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ के रेडियो फिटर, रेडियो ऑपरेटर और साइफर का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का मैराथन बैच, जिसमें कि आप लोगों के लिए फिजिक्स का A to Z जो हमारे सब्जेक्ट में फिजिक्स है उसका A to Z चैप्टर हम कवर करेंगे और 1 बाय 1 वीडियो ला करके उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं यूट्यूब पे। और आप इसको प्रीमियम अगर हमारे सब्सक्राइबर है, जैसे कि आप मास्टर ई बुक लेते हैं जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उसमें तो इसका स्टडी मटेरियल प्लस में प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जिसके वजह से आपका कंप्लीट ही मतलब इसका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो आपको पढ़ाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी देख सकता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको एक प्रकार से A to Z ही हम करा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग ये जो है ना, जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं ये क्वालिटी वाली चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम में जाते हैं हमारे दोस्त तो बोलते हैं कि फिजिक्स का जो चैप्टर है हमें समझ ही नहीं आया कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद में हम जो ला रहे हैं फिजिक्स मैराथन जो कि पढ़ाएंगे, उसके बाद में आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ इससे क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन था, ऐसे आपके मन में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से पहला हमारा। उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं मास्टर ई बुक, जो कि subexam.com से आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ऐसे ही लॉन्ग होने वाली है तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स का, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर, जिसमें कि हमारा अलग अलग यूनिट आएगा। जैसे चैप्टर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये चैप्टर नहीं है, ये हमारा यूनिट है उस फिजिक्स ऑफ बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड ये यूनिट है हमारा। इसको हम शॉर्ट कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में MCQ समझेंगे। ठीक है, MCQ देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट में। देखिए मैटर के बारे में, जो कि जगह, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो भी आप देख सकते हैं, जो भी आप महसूस कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ है हमारा मैटर है, जो जिसके पास मास से ऑक्यूपाई स्पेस करता है। ठीक है, इतना मतलब हम कुछ अपने से पढ़ना है इसमें देख करके, और मैं जो चीज़ें बताते जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत ही दिक्कत होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एंड प्लाज्मा 4 स्टेट में होता है। एक्चुअल में 5 स्टेट में होता है, लेकिन 4 स्टेट ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? ए प्योर सबस्टेंस वेयर ऑल एटम आर आइडेंटिकल। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस हो जिसको, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, है ना, तो ये एलिमेंट हो गया, डिवाइड नहीं होता इसमें। ठीक है, उसके बाद में एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होने के बावजूद भी, ठीक है, ये उस एलिमेंट का, जैसे कि किसी भी एलिमेंट का उस क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर्टीज जो है उसको मेंटेन करके रखता है, वही एटम से। टू स्मॉल टू बी सीन अंडर ये माइक्रोस्कोप। ठीक है, टू स्मॉल टू बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास में अपना न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम ज्वाइन केमिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल, जैसे O2 हो गया। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट भी आता है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड आर नॉट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, एक ही जैसे कि आपका जो होता है एलिमेंट उसी से बना होता है, एक ही एटम से बना होता है। जैसे O2 हो गया तो 2 ऑक्सीजन मिलकर के हमको मॉलिक्यूल्स मिला। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय एटम्स और 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे H2 हो गया। यहाँ पर देखिए हमने जो बोला था रूल्स के रूल्स इसमें लिखा हुआ है, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद में केमिकल सिंबल्स देख लेते हैं। एब्रीविएशन फॉर एन एलिमेंट्स होता है, वो हमारा केमिकल का सिंबल्स हो गया। केमिकल का फार्मूला क्या है? 2 और मोर एलिमेंट एंड यहाँ पे एलिमेंट और माने चलिए कंपाउंड को मिला करके एलिमेंट भी मिल जाता है, तो हो जाता है केमिकल का फार्मूला बन जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्रीविएशन फॉर ए मॉलिक्यूल ऑब्लिक कंपाउंड, जैसे कि H2 हो गया, सो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद में हमारा MCQ देखते हैं। MCQ फॉर चैप्टर 1
यहाँ पर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने पहले ही बताया कि इसमें वो सबसे छोटा चीज़ जो छोटा होने के बावजूद भी उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रखता है वो है हमारा आंसर सी, एटम्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, प्लाज्मा भी है। ठीक है, गैस भी होता है, तो एनर्जी नहीं है हमारा, तो सीधी सीधी आंसर है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, ए सबस्टेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, जो एक ही एटम से बना होता है, जैसे एलिमेंट में पहले ही बताया था, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ें है एलिमेंट हो गया इसका आंसर। चौथा हम देख लेते हैं, व्हेन टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर केमिकली द रिजल्टिंग पार्टिकल इज कॉल्ड। टू और मोर एटम जब बनते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब दो और दो से ज़्यादा हमारा बनता है तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, माने चले कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, कंपाउंड इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये एटम्स बोल रहा। अगर यहाँ पर एलिमेंट बोलेगा, टू और मोर एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर जुटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड इज नॉट मॉलिक्यूल्स। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें वही चीज़ें हमारा लिख दिया। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, molecules कैन नॉट कंटेन डिफर एलिमेंट्स। तो इसका आंसर इसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी मैं स्टेटमेंट वही बोल ही रहा था। ठीक है, उसके बाद में द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, दिस टेल अस दैट। मतलब H2O का मतलब आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर बी है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन एटम। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैस वी ब्रीथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हो गया एज ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए मॉलिक्यूल, जो कि हमारा O2 है, O2 को ही लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, O2 हमारा मॉलिक्यूल से है ना, एक प्रकार से एलिमेंट भी है। अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहता तो ओनली मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, लेकिन ब्रैकेट में इन्होंने मॉलिक्यूल्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल सिंबल इज द एब्रिविएशन फॉर एन। केमिकल सिंबल इज द एब्रिविएशन फॉर एन, सी इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें आंसर देखिए टाइप सी हो जाएगा, H2O। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं, एटम आर सो स्मॉल दैट दे। तो क्वेश्चन देखिए, एटम आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। एटम इतना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता है, उसके लिए आता है दूसरे टाइप का माइक्रोस्कोप, उससे देखते हैं ना। तो इसका आंसर भी हो गया। उसके बाद में हमारा चैप्टर 2 आ जाता है यहाँ पर, जो कि हम यूनिट बता रहे हैं, ये यूनिट है, चैप्टर नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर यूनिट आ जाता है, जिसमें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट कंसेप्ट समरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो जॉन डाल्टन जो थे, प्रपोज दैट द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इन्होंने ही बताया था कि कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम है। ठीक है, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, तो इसको याद रखना है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। इन्होंने बताया था कि जो एटम का रेडियाई होता है, ये इस ऑर्डर में होता है, ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸। ठीक है, 10 का पावर इन्वर्स 8 में। ठीक है, तो इसको भी स्टेटमेंट बेस पे याद रखना है। क्वेश्चन में आएगा इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मास दिया है और नेगेटिव चार्ज दिया है, इसको याद करके रखना है। नेगेटिव चार्ज जैसे कि मान चलिए यहाँ पर हो गया -1.6 इंटू 10 के पावर -10 के पावर -19 इन्वर्स में -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद में इसका मास देख लेते हैं, तो 9.11 इंटू
10⁻31 kg होता है। और इसका जैसे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो इसका हम फार्मूला भी बताएंगे कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले फोटोन का देख लेते हैं। डिस्कवर बाय रदरफोर्ड कैरीज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका प्लस में आपका जब भी रहता है देखिएगा, वहाँ पर माइनस में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लस में इसका +1.6 × 10⁻⁻19 इन्वर्स में रहेगा। ठीक है, माइनस हम बोल दे रहे हो लेकिन इन्वर्स समझिएगा उसको। कूलम्ब भी रहता है अभी। इसका भी मास 1.672 × 10⁻⁻24 है ना, इसका ग्राम में रहता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन का ये देख लीजिए, इसका न्यूट्रल चार्ज, इसका चार्ज जो है न्यूट्रल होता है, मतलब 0। मास कितना होता है 1.65 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसका जैसे मान चलिए एक ट्रिक होता है ईटा पर नाच। तो जैसे कि ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो गया, पर मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और उसका किसने खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने। नाच मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। तो यहाँ से हमारा ट्रिक भी बन गया। इसके बाद में हम MCQ देख लेते हैं इसके लिए। हु प्रपोज द एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहले ही हमने देखा था जॉल डाल्टन ने ये जो सिद्धांत दिया था, हमें प्रिंसिपल दिया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज अप्रोक्सीमेटली। तो क्या रहता है, ये पहले ही मैं अभी स्टेटमेंट में बताया था, 10⁻⁻8। ओके, बी आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, ईटा। तो यहाँ पर ईटा पर नाच बोल दिए थे ना, तो जे थॉमसन। ओके, सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। 4 नंबर देखते हैं। द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज। तो सबसे पहले तो इसमें यही देखना है प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लेके चलेगा तो प्लस यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, बी आंसर हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसको आप लोगों को कंटिन्यू याद करके रख लेना है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है, द न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूटन हमने पहले ही बताया था चैडविक होगा। जो ट्रिक ईटा पर नाचे उसको बैठा लीजिए दिमाग में, चैडविक हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्टिकल हैज़ ए न्यूट्रल चार्ज। तो कौन से पार्टिकल के पास में न्यूट्रल चार्ज होता है, वो हमारा न्यूट्रॉन होता है, जिसका न्यूट्रल चार्ज होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है नेगेटिव चार्ज करके लेके चलता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव और न्यूट्रल रहता है, ये तो पता ही है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर हो गया। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, सबसे पहले तो माइनस में देखना है। उसके बाद में 1.6, ये तो याद ही रखना है, × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, तो इस सिंपल सा रदरफोर्ड ने। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये देखिए वहाँ पे हम क्या देखे थे, चार्ज जो न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके पास भी मास होता है। तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा 1.65 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, जो कि रदरफोर्ड मॉडल एंड डिफेक्ट्स, इसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग्स। उन्होंने क्या खोजा था, मोस्ट ऑफ द एटम इज इम्पर्टी, द होल मास इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब कि जितना भी मास है, जितना भी द्रव्यमान है, वो कहाँ पर कंसनट्रेटेड रहता है, उसके न्यूक्लियस पर। जिस पॉइंट पे वो कंसनट्रेटेड रहता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, +J.E दिया है। उसके बाद में 4 नंबर पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्किल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्किट में घूमते रहता है सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। ठीक है, कंपेयर अगर एटम से करते हैं तो न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है। यहाँ पर फंडामेंटल डिफेक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर
कॉन्ट्राडिक्शंस टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी डिफेक्ट्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स आर एक्सेलरेटेड। क्लासिकल थ्योरी से एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट एनर्जी, दे शुड लॉज एनर्जी स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस मेकिंग द एटम अनस्टेबल बट एटम स्टेबल इन रियलिटी। तो ये इसका मतलब क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर में, ये एक्सेलरेट करता है, जैसे कि एक्सेलरेशन देता है। जैसे हमारा वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, वैसे होता है कि उसमें कुछ रेट ऑफ जैसे इंक्रीजमेंट होता है रेट के अनुसार, तो उस कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होते रहता है, वो एक्सेलरेशन हमारा बनते रहता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट कॉल्ड इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होते रहता है उसके स्पीड में, है ना। तो जब वो उसका स्पीड बढ़ता है, जब एक्सेलरेट होता है, तो हमारा पार्टिकल्स उसमें से एनर्जी इमिट करता है। तो जब एनर्जी इमिट करता है, दे शुड लॉज एनर्जी स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, मेकिंग द एटम अनस्टेबल, जिससे कि हमारा जो एटम है उसको अनस्टेबल बनाता है, बट एटम आर स्टेबल इन रियलिटी। हमें ऐसे लगता है कि उसको अनस्टेबल कर दे, लेकिन रियलिटी में वो स्टेबल ही रहता है। स्पेक्ट्रम डिफेक्ट क्या होता है? इफ़ इलेक्ट्रॉन इमिटेड एनर्जी कंटिन्यूसली, दे शुड प्रोड्यूस ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन द रियलिटी एटम प्रोड्यूस ए लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये ध्यान रखना है कि मान चलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये बट इन रियलिटी एटम प्रोड्यूस ए लाइन स्पेक्ट्रम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं चैप्टर 3 के लिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज, क्या होता है? मतलब एक एटम का सबसे बड़ा चीज़, जैसे बड़ा पोर्शन क्या होता है, तो ये सब जो बड़ा पोर्शन है वो खाली ही रहता है। इन्होंने ये देखा था। ठीक है, द सेंटर ऑफ द एटम वेयर द होल मास इज कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर कंसनट्रेटेड होता है ना। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्लस जेड इंटू ई हो गया। ठीक है, जेड कहाँ पे है? जेड जो है चार्ज नंबर है, ई क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो किस में होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है घूमते रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट इमिट एनर्जी। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार हम देखते हैं, तो अगर कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड हो रहा है, कंटिन्यूसली जैसे उसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम, सी इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस अ लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इफ रदरफोर्ड मॉडल वेयर करेक्ट इलेक्ट्रॉन्स वुड इवेंचुअली, इसका आंसर हो जाएगा फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, बी नंबर आंसर। 9 नंबर का देख लेते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, विच फिनोमिनन डिड रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन करेक्टली? तो ये हो जाएगा डी, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, इसमें ये फेल हो गए थे। ठीक है,
जो कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसमें हमारा हो गया। उसके बाद में आता है हमारा 4 नंबर, जो कि 4 नंबर यूनिट है। यहाँ पर ये भी बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर जो है, बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर का ही चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो और भी 4-5 होते हैं। इसको भी आप लोग एक बार इंटरनेट से सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी इसमें आइसोटॉप्स तो हम कवर करेंगे ही। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसका। तो एनर्जी लेवल या सेल, पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फार्मूला। ठीक है, 2n²। ओके, तो इसका 2n² इसका ये होता है, जहाँ पर n क्या होता है, n जो होता है उसके जैसे वो उसका नंबर होता है। ठीक है, NA 1 2 3 4 ऐसे करके कि कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है उसका नंबर होता है। जैसे KL सेल का नंबर होता है n, जैसे KLMN ऐसे होता है ना। तो जैसे K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कौन से फार्मूला से निकाला गया था, 2n² फार्मूला से इसको निकाला गया। जैसे कि n के पावर n के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n के जगह पे अगर आप 2 को रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस हिसाब से 2n² से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा सेल में, तो KLMN ये सेल होता है। और इसमें इस राइट साइड में 2 8 18 32 ये जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। वैलेंस सेल क्या होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा वैलेंस सेल होता है। ठीक है, जैसे वैलेंस सेल क्या होता है, जो सबसे बाहरी वाला जो सेल होता है ना, वो हमारा वैलेंस सेल होता है। उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। नोट, द आउटर मोस्ट सेल डज नॉट नेसेसरली फॉलो द 2n² फार्मूला स्ट्रिक्टली। जैसे कि हम देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल जो है डज नॉट नेसेसरली फॉलो, क्योंकि मान चलो कि कभी एटॉम नंबर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जैसे जैसे एटॉम नंबर बढ़ता है तो उस हिसाब से 2n² लागू नहीं होता लास्ट वाले पे। लेकिन हम शुरू से रूल्स यही लगाते चलते हैं, उसको जब डिवाइड करते हैं तो 2 8 18 ऐसे करके ही बांटते हैं और लास्ट में जितना बचता है उस हिसाब से रखते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया है कॉपर का, तो कॉपर का 2 रख लिया, 8 रख लिया और 18 रख लिया। लास्ट में जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो बचा हमारा 1 बच गया, तो ये हमारा ये हो गया हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको ही बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है, इसको Z से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा Z से एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटॉमिक मास हो जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए, कि जैसे कि सम होता है तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर निकालने का यहाँ पे दिया है, एटॉमिक नंबर प्लस n दे दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद में देखते हैं हम आइसोटॉप्स, एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि सेम ही एलिमेंट रहता है लेकिन उसका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जो कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आइसोटॉप्स एक्सिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ये हमारा आइसोटॉप्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसका MCQ देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला, द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो ये हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, 2n²। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल। तो हमारा KLMN ऐसे करके हमने पहले ही देखा था, तो पहले में 1 2 3 4 ऐसे करके रखना है आपको। n और 2n² से इसका आंसर निकाल लेना है। तो इसका माने चलिए n का 2 है तो हमारा उस हिसाब से निकालेंगे तो 8 आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L सेल। ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द, क्या हो, वैलेंस सेल उसको बोलते हैं, पहले ही बताया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज,
नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर किया है, रिवाइज भी हो रहा है और याद भी। ठीक है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो ये क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, एडिंग मतलब एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक वेट यह ही गया, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू सी, आंसर ये हमारा हो जाएगा जेड प्लस एन। जेड किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर से, और एन जो है हमको लग रहा कि ये जो है देखना पड़ेगा यार, भूल गया मैं भी। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, चलिए इसको आगे देख लेंगे, एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल में। फॉर द एलिमेंट 19K39 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो है एटॉमिक वेट 39 है, एटॉमिक वेट को वहाँ पे 39 की जगह जहाँ पे के ऊपर रखा गया है वेट होता है, उसमें से मान चलिए हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो निकाल देंगे वो हमारा ऑटोमेटिक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 39 में से 19 घटा देंगे तो हमारा 20 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, फॉर द एलिमेंट आयोडीन, आयोडीन का मान चलिए एटॉमिक नंबर 53 है। ठीक है, 53 है और 127 जो है एटॉमिक वेट है, तो न्यूट्रॉन माइनस कर देना, उसमें से 74 आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है, आइसोटॉप्स आर एटम दैट सेम एलिमेंट दैट हैव, सी आंसर हो जाएगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप, तो आइसोटॉप्स का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, जो कि हमने पहले ही कवर किया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के सेल फॉर कॉपर, तो कॉपर के लिए कितना के सेल में हो जाएगा, तो आपको इसके लिए कैसे निकालना होगा, सबसे पहले तो KLMN को फॉलो करना पड़ेगा, 2 8 ऐसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 8 18, तो KL इसमें क्या पूछ रहा है कि के सेल में कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले तो वह स्टार्ट होता है 2 ही से, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल फॉर कॉपर, तो यहाँ पर जेड इसका मान चलिए 29 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 29 है, तो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा, जिसे एम सेल में बोल रहा था, KMLN ऐसी होता है ना, तो 2 8 ऐसे होता है, 2 8 18 KLMN होता है, तो तीसरे नंबर में हमारा 18 रहता है, तो 18 ही होगा, है ना, क्योंकि 29 है तो 2 8 18 ऐसे करके आएगा, है ना। उसके बाद में आइसोटॉप्स एक्सिहिबिट द सेम, तो सी इसका आंसर हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज, बी इसका आंसर हो जाएगा, मास नंबर जो होता है एटॉमिक वेट ही होता है। ओके, उसके बाद में आ जाता है हमारा 5वां यूनिट, जो कि केमिकल बॉन्ड से कोवेलेंट, आयोनिक एंड मेटॉलिक। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जो कि फिजिक्स ऑफ मैटर ऑफ फिजिक्स, बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर का ही ये यूनिट है, तो इसको इसमें कवर करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में ही क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स लीड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स लीड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को जो है स्टेबल करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में शेयर करते हैं, उस चीज़ों को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है एक दूसरे, दो रहते हैं, जैसे वैलेंस 2 कंपाउंड का जैसे हम लोग शेयर करते हैं, चाहे 2 कंपाउंड हो गया चाहे एलिमेंट हो गया, दोनों में से किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शेयर करके एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो हमारा हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वन लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव, जो लॉस करता है वो पॉजिटिव होता है, जो गेन करता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माने चले एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारा अल्कलिक हेल्दी हो जाता है, इसका माने चलिए ये इसका एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड का।
और ये जो है हमारा जो था Cl2 जैसे हो गया है ना, H2 हो गया हाइड्रोजन गैस, N2 हो गया, O2 हो गया, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे से साझा करता है उसमें, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका लास्ट वाला एक दूसरे से साझा करके उनका बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड में क्या है कि इसमें आयन शेयर करते हैं, जो जैसे कि शेयर करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो गेन करता है उसको नेगेटिव रहता है। मेटलिक बॉन्ड क्या है, इन मेटल विच है फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन -3 और लेस, एटम लीव इलेक्ट्रॉन फ्री टू फ्लोट इन द बॉडी लाइक ए क्लाउड, these free electron are not bonded to any atom and conduct electricity। ओके, तो ये मेटलिक बॉन्ड हो गया। कंडक्टर वर्सेज इंसुलेटर, तो मेटल 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, जो इसमें कि कंडक्टिविटी को वो सपोर्ट करता है ना। एलिमेंट विथ 5 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इंसुलेटर होता है। तो जैसे मान चलिए कोई भी देखे हैं, कोई मेटल्स हो गया, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, 1 से लेकर के 3 तक होता है। तो हम कभी भी जब कम रहता है संख्या, तो दूसरे से हम उसको लेते नहीं हैं, कभी भी गेन नहीं करते हैं, क्या, क्योंकि वो क्या होता है कि वो घूमते रहता है इधर उधर। तो वो चीज़ें हमको कंडक्टर, वो हमारा कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मान चलिए कि अगर जो एलिमेंट है 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना, और ले करके अपना उसको पूरा कर लेता है, अपना जो बॉन्ड है उसको पूरा कर लेता है। इसकी वजह से वो इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टीज़ है। एलिमेंट लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैन एक्ट एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो ये कंडीशन के अनुसार ही करता है, तो इसलिए इसको सेमी कंडक्टर बोला गया है। 3 टाइप का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जो बीच वाला होता है ना कभी वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, कभी इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, वो चीज़ हो गया हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग MCQ। कोवलेंट बॉन्ड, केमिकली बॉन्ड इन्वॉल्व द बी शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ये हमारा कोवलेंट बनता है, कोवलेंट केमिकली बॉन्ड। उसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हमारा होता है आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद में हो जाता है इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे आयन बोलो। ठीक है, तो हमारा आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड में बी। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये कि एक दूसरे से साझा करेगा, इसका वैलेंस और उसका वैलेंस दोनों मिलाकर के बनेगा। तो H2 का जब आप इसका वो बनाइएगा, बॉन्डिंग जो बनता है, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाइएगा। तो दोनों को एक दूसरे से ही H और H का दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, अकेले ही नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है इसका, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड आर टिपिकली इन कंपाउंड लाइक सी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं 5वां नंबर, इन मेटल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। तो ये क्या होते हैं, बी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटॉलिक बॉन्ड। 1 से 3 तक होता है मेटल में, तो आपको पता ही है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एलिमेंट विथ 3 और लेस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल आर जनरली कंडक्टर होता है, ये तो पहले ही बता रहा हूँ। एलिमेंट विथ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर जनरली क्या होता है, ये होता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर क्लासिफाइड एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं, व्हाई डू इंसुलेटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर क्यों नहीं करता है, तो इसका आंसर बी है, द लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 5 से ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, दूसरे से गिन करके बना लेता है, तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमता है अराउंड द सर्किल। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसके वजह से ये जो है हमारा इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर होता है, इसका प्रॉपर्टीज यही है।
10 नंबर देते हैं मेटॉलिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोटिंग इन क्लाउड, जो इसके क्लाउड में फ्लोट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन विच बॉन्ड लीड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाय क्रिएटिंग अ नोबल गैस कन्फिगरेशन फॉर ईच एटम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोवलेंट बॉन्ड। विच बॉन्ड लीड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाय क्रिएटिंग अ नोबल गैस, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं द हेलोजेंस सच एज ए क्लोरीन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक गैसेज बाय फॉर्मिंग, इसका आंसर इसे हो जाएगा सी कोवलेंट बॉन्ड। देखिए उसके बाद में हम देखते हैं हमारा और एक बोनस में यूनिट ले लेते हैं, जो कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स जितने हमने अभी चैप्टर आपको कवर करा है उसमें हम एक मिक्स लेते हैं और मिक्स हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर विच एलिमेंट इज लाइट वेट, सीनी मेटल यूज्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर एटम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि लाइट वेट में होता है एल्युमिनियम। द एब्रीविएशन फॉर ए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो होता है तो इसका एब्रीविएशन एक प्रकार से केमिकल फार्मूला हम लोग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन एटम इट बिकम्स कंपाउंड ऑफ, ये हो जाएगा हमारा बी आंसर वाटर का, ठीक है, H2O। जॉन डाल्टन प्रपोज दैट द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच सब एटॉमिक पार्टिकल डिड डाल्टन नॉट डिस्कवर, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो है सभी के लिए दिए थे, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द ग्राम्स, तो ये क्या है, ये आपको दे दिया, यहाँ पर आपको प्रोटॉन का दे दिया, उसके बाद में आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना और सीधे मार देना है, ठीक है। 1.65 इंटू 10⁻24, तो ये रटा करने वाली चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द पॉजिटिव चार्ज इज एन एटम इज लोकेट, तो इनका आंसर हो जाएगा सी। रदरफोर्ड के अनुसार पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल कॉपर एटम, तो इसमें कितना होता है हमारा जेड, जिससे हो गया एटॉमिक नंबर 29, तो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 29 ही हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल कॉपर एटम, ठीक है। तो जब न्यूट्रल होता है तो उसमें हमारा ये हो जाता है 29 ही होगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाई लूजेबल इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोट इन बॉडी लाइक क्लाउड, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है विच टाइप बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाई लूजेबल इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोट इन बॉडी, ये मेटल होता है, मैं पहले ही बताया, जो कि क्लाउड में फ्रीली मतलब घूमते रहता है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर ये जो है बी आंसर इसका हो जाएगा इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो द 2n² रूल, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो है ये फॉलो नहीं करता है ये जो फॉर्मूला है 2n² को, ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल इट विल मोस्ट लाइकली, इसका आंसर हो जाएगा इफ़ एन एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, जब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो गेन करेगा, 1-2 ही गेन करना है उसको, तो 2 गेन करके अपना पूर्ति कर लेता है, तो गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये जो है हमारा चैप्टर जो कि स्टेट ऑफ फिजिक्स मैटर, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट कर दिए, और नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। और इसका स्टडी मटेरियल जो है, जो प्रैक्टिस सेट और ये स्टडी मटेरियल हम जो इसमें पढ़ाए आप लोगों को मिल जाएगा पेड ग्रुप में, तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम करके पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप को ज़रूर ही पसंद आया होगा, पसंद भी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जब देखोगे तो ऑटोमेटिक पसंद आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद तब तक के लिए।